नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 4 विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इससे पहले कि हम पाठ पढ़ें, जान लेते हैं एक बार लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा इत्यादि। इन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया, जैसे अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, भारत मित्र आदि। वर्ष 1907 में साहित्य के इस पुरोधा का देहावसान हो गया। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार भारत के वायसराय रहे, उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों यानी कि अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा और दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। आइए शुरू करते हैं पाठ विदाई संभाषण। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह उनके शिव शंभू के चिट्ठे नाम की कृति से लिया गया एक अंश है और इसमें वे लॉर्ड कर्जन, जो कि 2 बार भारत के वायसराय बने, उनकी नीतियों की चर्चा करते हैं, उनके कार्यों के बारे में बताते हैं और भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। साथ ही वे उन कारणों की भी चर्चा करते हैं जिसके चलते लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। तो लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, तो इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार ना आप ही का था और ना ही इस देश के निवासियों का। तो इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि अब आपके शासनकाल का अंत हो गया है और भले ही इसके बारे में आपको भी नहीं पता था, यहाँ तक कि देशवासियों को भी नहीं पता था, लेकिन ईश्वर को जरूर पता था। आगे लेखक कहते हैं कि बिछड़न समय यानी कि बिछड़ने का समय बड़ा ही दुखदायक होता है, बड़ा ही कष्टकारी होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। और किसको बिछड़ते देखकर दुख हो रहा है उन्हें? लॉर्ड कर्जन को। और कहते हैं आगे कि माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार प्रसन्न न थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि आप आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द से जल्द आप यहाँ से पधारें, यानी कि यहाँ से चले जाएं। पर आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है, बड़ा ही पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। ऐसे समय पर वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है। माय लॉर्ड, आपका देश देखने का इस गरीब ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। और अपनी बात को कहने के लिए वे शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण लेते हैं। वे कहते हैं कि शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई।
देखा कि दुर्बल गाय उससे चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेखक कहते हैं कि आगे भी इस देश में जो शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा, और इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग तो नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का जो नाटक था वह घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात तो यह कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना शुरू किया था, उसका अंत इतना दुखद हो जाएगा। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन जी, आपने जो नाटक खेला था, आपने जो खेल शुरू किया था, आपको खुद को भी नहीं पता था कि उसका अंत इतना दुखद होगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हो गया। आपने शुरू में बहुत सुख देखा, और मध्य में बहुत ज्यादा सुख था, और अंत में इतना दुख, ये कैसे हो गया। तो आप ये समझ रहे थे कि आप ही दूसरों को अपनी लीला दिखा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो ईश्वर की ही लीला हो गई, और आपको खबर तक भी नहीं हुई। लेखक आगे कहते हैं कि आप जब बंबई में उतरे थे इस बार, तो आपने अपने कुछ इरादे जाहिर किए थे, तो जरा देखिए तो उनमें से आपने कौन कौन से पूरे किए। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी पड़ गई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैलाकर चले हैं, उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक अपनी नींद और चैन हराम करना पड़ेगा। आपने भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके, और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न रहने दिया। इससे लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है कि न तो आप खुद ही खुश रहे, और ना ही यहाँ के लोगों को आपने खुश रहने दिया। लेखक आगे यहाँ बताते हैं कि भारत में लॉर्ड कर्जन की क्या आन बान और शान हुआ करती थी, और किस तरह से राजे महाराजे यहाँ पर उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहा करते थे, और उनका स्थान कितना सर्वोच्च था। ये सारी बातें वे अब आगे करते हैं, और लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी, और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। तो यहाँ पर आपने सुना होगा अलिफ लैला के अलादीन के बारे में। तो अलिफ लैला में अलादीन एक पात्र है जिसके पास एक चिराग होता है, और उस चिराग में से जिन निकलता है, तो जिस जिन के जरिए वह अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवा लेता है। तो यहाँ पर उसी अलादीन का जिक्र हुआ है कि अलादीन ने और अबुल हसन ने भी वह शान नहीं देखी जो आपने दिल्ली दरबार में देखी। और क्या शान हुआ करती थी उनकी, कि आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। वे कहते हैं कि आपकी और आपकी पत्नी की तो कुर्सी सोने की हुआ करती थी, और महाराज के छोटे भाई की कुर्सी चांदी की हुआ करती थी। आप दाहिने होते थे और वे बाएं, आप पहले स्थान पर थे और वे दूसरे। तो इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया, और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। तो सारांश ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रही। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। तो ये कह रहे हैं कि सारांश ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का सबसे ऊंचा स्थान था। सबसे पहले तो ईश्वर, ये तो है ही, और उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराज एडवर्ड, और उसके बाद केवल और केवल एक आप ही थे जिनका स्थान सबसे ऊपर था। इसमें एक और लाइन है कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। तो जंगी लाट यानी कि सेना के अफसर के मुकाबले में, हालांकि आपकी शान बहुत थी, लेकिन जंगी लाट यानी कि सेना के अफसर के सामने आपको हार का मुंह देखना पड़ा, आपको नीचा देखना पड़ा।
आगे है कि आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ें हिल गई हैं और अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्जन ने काउंसिल में जो गैर कानूनी कानून पास करवाया था और कन्वोकेशन में जो अनुचित भाषण दिया था, उसके कारण भारत में उनकी धीर गंभीर जो छवि थी वह समाप्त हो गई और साथ ही विलायत में भी जब बार बार इस्तीफा देने की वो धमकी देते थे, उसके कारण उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। आगे है कि इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरहा रखा गया। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियुक्त न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इच्छा पर बहुत से राजा पदाधिकारी बना दिए गए, बहुत से लोगों से उनका राज्य छीन लिया गया और उनके इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। उन्होंने ही बंग देश का विभाजन किया, परंतु उनके अपने ही देश में उनके कहने पर एक फौजी अफसर नियुक्त नहीं हो पाया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। तो यहाँ वे कहते हैं कि आप यदि अपने कामों पर ध्यान दें तो आपने कभी प्रजा के हित की तो सोची ही नहीं। आपने आंख बंद करके हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन करने का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरा किया और यहाँ तक कि कैसर और जार आगे कहते हैं ये कि कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर गिड़गिड़ाने से, प्रार्थना करने से उसने वह कत्लेआम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर वो कैसर और जार की बात करते हैं, नादिर शाह की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जिस तरह से कैसर और जार और नादिर शाह ये सभी निरंकुश और तानाशाह शासक थे जिन्होंने बहुत कत्लेआम किया और लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, मनमाना शासन किया। तो कैसर, जार और नादिर शाह इन तीनों से भी बढ़कर आप हैं, निरंकुश शासक हैं आप। यहाँ तक कि ये तीनों तो फिर भी किसी ना किसी की प्रजा की बात सुन लेते थे, मान लेते, लेकिन आप तो प्रजा की एक भी नहीं सुनते, उनकी कोई बात आप नहीं मानते। तो इस तरह से उन्होंने उनको झकझोरने की कोशिश की, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये किस प्रार्थना की ओर की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बंगाल के विभाजन की,
कि 8 करोड़ जो जनता थी, बंगाल की जनता, उनकी प्रार्थना आपने नहीं सुनी, क्योंकि वे चाहते थे कि बंगाल का विभाजन न हो। ये प्रार्थना आपने नहीं सुनी। तो इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। तो ये कहते हैं कि नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है, क्योंकि आपने बंगाल विभाजन का जो आपने जिद पकड़ी है ना, वह आप छोड़ नहीं रहे हैं। 8 करोड़ जनता आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब जो हम अंश पढ़ेंगे उसमें जहाँ लेखक ने एक और भारतीय प्रजा की उदारता की बात कही है, तो वहीं वे एक बहुत ही प्यारा संदेश भी देते हैं, एक मॉरल वैल्यू भी देते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। तो वे कहते हैं कि आपकी जिद का परिणाम इस देश की जनता व स्वयं आप भी झेल रहे हैं। कौन सी जिद? बंगाल के विभाजन की जिद। कि आपने जो जिद की बंगाल के विभाजन की, इसका परिणाम देश की जनता भी देख रही है और आप स्वयं भी भुगत रहे हैं। किंतु यहाँ की जनता यह जानती है, मानती है कि समय परिवर्तनशील है, तो सभी चीज़ों का अंत निश्चित है। तो पराधीनता का यह समय भी, मुश्किलों का, संकट का यह समय भी बीत जाएगा। तो यहाँ पर ये संदेश बहुत ही अच्छा लेखक ने दिया है कि जीवन में कोई भी समय है, अच्छा है वो भी नहीं ठहरता, तो जो बुरा है, जो दुख का समय है, संकट की घड़ी है, वह भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो आप भी इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि कोई भी दुख की घड़ी आए, कोई भी विपत्ति का समय आए, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो समय निकल जाएगा। बस धैर्य से काम लेना है। तो आगे है कि इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपको फुर्सत नहीं है, और अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभार आपकी जबान पर आ जाया करता है। तो उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार बहुत प्रसिद्ध है, जिसके गीत गाए जाते हैं। और वह कथा भी अभी आगे बताते हैं कि वह कहानी क्या है नर सुल्तान की। कि एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। तो जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, वह जरा सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, या यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, या यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रजा में एक ऐसे नर सुल्तान का जिक्र होता है या गीत गाए जाते हैं, तो वहां पर आपसे तो इतनी उम्मीद जरूर ही की जाती है कि आप भी कुछ ऐसा करें। लेखक आगे कहते हैं कि माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे
और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करें। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। तो लेखक कहते हैं कि भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है और वे कर्जन से पूछते हैं कि यदि वे विदाई संभाषण देंगे तो क्या कहेंगे। यानी कि संभाषण मतलब बातचीत, कि विदाई के समय, विदाई समारोह में जब वे कुछ कहेंगे तो वे क्या कहेंगे। यही कि मैंने तुम्हारा शोषण करके ऐश्वर्य से युक्त जीवन जिया, मैंने प्रत्येक क्षण तुम्हारा अहित करने का प्रयास किया, तुम्हारा भला नहीं चाहा कभी। वे कर्जन से पूछते हैं कि क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जागने की कामना प्रकट कर सकते हैं। लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उनकी गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ विदाई संभाषण। अभी तक हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी, समझी, और अब हम सरल शब्दों में एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार द्वारा वायसराय बनाकर भेजे गए थे भारत में। वे 2 बार यहाँ पे वायसराय रहे। उनका कार्यकाल एक तो 1899 से 1904 तक रहा और दूसरा उनका 1904 से 1905 तक का। 2 बार उनका ये कार्यकाल रहा वायसराय के पद पर। उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? एक तो कारण ये था कि वे अपने किसी मनपसंद व्यक्ति को काउंसिल में नियुक्त करवाना चाहते थे, जो कि नहीं करवा सके और नहीं उसकी नियुक्ति हो पाई। तो इन्होंने फिर धमकी दी कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगा। और दूसरा कारण था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल पहले एक ही था, आज तो आप देखते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य है, लेकिन पहले बंगाल एक ही था और इसको 2 भागों में बांटा गया था। और 1905 में ही ये लॉर्ड कर्जन ने ही ऐसा किया था कि इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो हमारा आज भी है, लेकिन जो पूर्वी बंगाल है वो आज की तारीख में बांग्लादेश है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ था उस समय। तो आज की डेट में वो बांग्लादेश है, तो वो पूर्वी बंगाल था। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल की जनता ने इसका विरोध किया था। बंगाल का विभाजन उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक माहौल बन गया था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। तो इस तरह से अंग्रेजी सरकार जो है उनसे नाराज़ हो गई थी। जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड की, वो लॉर्ड कर्जन से नाराज़ हो गई थी क्योंकि उन्होंने संभाल नहीं पा रहे थे वो इन सब चीज़ों को। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि वो किसी फौजी अफसर को काउंसिल में नियुक्त करवाना चाहते थे, जो नहीं करवा सके। और फिर उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था कि ठीक है भाई, आप इस्तीफ़ा ही दे दो। तो इस तरह से ये सारा काम हुआ था। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।